लिखें मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो इसको सीधे सीधे ऐसे कहा जा सकता है दैट metallic nature is dependent on the ionization energy. So और किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट होता जाएगा। और मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव कर सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करके वो कैटायन बना सकते हैं, और कैटायन बनाने की टेंडेंसी मेटल्स के अंदर में होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर बढ़ेगा तो आप ये कहेंगे कि मेटालिक नेचर घटेगा। आयनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने से मेटालिक नेचर घटेगा, और आयनाइजेशन एनर्जी अगर घट रहा है तो मेटालिक नेचर बढ़ेगा। तो अगर आपसे ये कहा जाए, या उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो इस तरीके का कुछ पीरियोडिक टेबल था हमारा। तो इसमें एक बोरॉन, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम आर्सेनिक, एंड इसके नीचे, तो ये कुछ इस तरीके का हम पीरियोडिक टेबल, बहुत ही बुरा बना है बट ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि इधर से शुरू करेंगे अगर तो बोरॉन, फिर बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नेक्स्ट है सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, जर्मेनियम के बगल में आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी, एस बी लिखते थे जैसे, एंटीमनी के बगल में है टेलुरियम, टेलुरियम के नीचे है पोलोनियम, एंड उसके बगल में है एस्टेटाइन, एटी। तो ये जो मैंने जिगजैग बनाए हैं कुछ एलिमेंट्स, इन मेटल्स को या इन एलिमेंट्स को कहते हैं मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स के मेटेलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड में, मेटेलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड में ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब, दीज आर ऑल मेटल्स। मेटेलॉइड्स के राइट हैंड साइड में आपको जितने दिखेंगे, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स। और इसके नीचे जो एफ ब्लॉक था हमारे पास, तो ये एफ ब्लॉक में जितने एलिमेंट है इन सबको भी मेटल्स कंसिडर किया जाएगा। तो मेटेलॉइड्स के राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स, और एफ ब्लॉक जो है वो पूरा का पूरा मेटल्स कंसिडर किया जाएगा, डी ब्लॉक पूरा का पूरा मेटल्स कंसिडर किया जाएगा, पी ब्लॉक के अंदर भी कुछ मेटल्स हैं, मेटेलॉइड्स हैं, और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स हैं। तो आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, आप ध्यान दीजिए, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो क्या हो रहा था, पीरियोडिक ट्रेंड देखना चाहते हैं हम। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में बताएंगे, तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो आपने देखा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से साइज घट रहा था, साइज तो घट रहा था, तो साइज के घटने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी, और मेटालिक नेचर वाइज आप देखिए, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी रह गया, आयनाइजेशन एनर्जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा तो मेटालिक नेचर
कम होता जाएगा, मेटालिक नेचर कम होता जाएगा। तो पहले जो आपको स्टार्टिंग में दिख रहे हैं एस ब्लॉक में, ये मेटल्स हैं। मेटल से आप डी ब्लॉक पे पहुंचोगे तो भी मेटल्स हैं, फिर आप पी ब्लॉक पे पहुंचोगे तो मेटेलॉइड्स, और मेटेलॉइड्स के बाद फिर नॉन मेटल्स। तो मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड देन नॉन मेटल्स आ रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक नेचर आप देख रहे हैं कम होता जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक नेचर कम होता जा रहा है, मेटल्स से मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स के बाद नॉन मेटल्स मिल रहे हैं। जरा टॉप टू बॉटम में देख लें। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम हमें यह देखने को मिलता है कि साइज बढ़ रही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम में कोई सेंस नहीं रखता, उसको छोड़ दीजिए। साइज बढ़ रहा है। साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? साइज का बढ़ रहा है तो एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का दूरी बढ़ता जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होता जाएगा। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। साइज बढ़ता जा रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होता जा रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम हो रहा है तो मेटालिक नेचर भी बढ़ता चला जाएगा। मेटालिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, आगे बात करेंगे उसके बारे में। नोट कीजिए यहां तक। तो फिर एक सवाल का जवाब दो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम, इसमें हमें मेटालिक नेचर कंपेयर करना है। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसमें मेटालिक नेचर कंपेयर करना है। और इसके बाद सिलिकॉन भी लगा देता हूं मैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप, इसमें भी मेटालिक नेचर कंपेयर कीजिए। सो सिंपल है बहुत ही। जब आप ऊपर से मेटालिक नेचर कंपेयर कर रहे हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये एक ही ग्रुप के थे, एक ही ग्रुप में थे, इसका मतलब ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, और आयनाइजेशन एनर्जी अगर घटेगी तो इसका मतलब है मेटालिक नेचर बढ़ेगा। मेटल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल अगर आपको देखना है तो आप आयनाइजेशन एनर्जी से देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में कम एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान है। तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा तो मेटालिक नेचर भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और मेटालिक नेचर कम होता है। अभी बताया था मेटल्स, मेटल्स के बाद मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स के बाद नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट टू राइट। ये एक ही पीरियड के हैं हमारे सबके सब। देन थर्ड वन, फर्स्ट वन जैसा है, अल्कली मेटल थे फर्स्ट में, थर्ड में मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल ले रहा हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम। ऊपर से नीचे जाएंगे, साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है, तो रिमूवल आसान हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और मेटालिक नेचर बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी के कम होने से। अब मेटालिक नेचर अगर आपने समझ लिया है तो नॉन मेटालिक नेचर को कैसे समझा जाए? मेटालिक नेचर समझ लिया तो नॉन मेटालिक नेचर को कैसे समझा जाए?
दोनों रिलेटेड हैं। अगर मेटालिक नेचर बढ़ रहा है तो इसमें नॉन मेटालिक नेचर कम होता जाएगा। इसका उल्टा भी सही है कि अगर मेटालिक नेचर कम हो रहा है तो इसका मतलब नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा। तो सीधा सीधा ट्रेंड था कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे जब आप, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? मेटालिक नेचर कम होता जा रहा है, तो आप कहोगे कि नॉन मेटालिक नेचर बढ़ रहा है। सिंपल एज दैट। मेटालिक नेचर कंपेयर करना आ गया, तो मेटालिक नेचर का जस्ट उल्टा नॉन मेटालिक नेचर होना चाहिए। ऊपर से नीचे जाने पे मेटालिक नेचर बढ़ता जा रहा है तो नॉन मेटालिक नेचर कम होता जाएगा। सो लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, यहां तक नोट कीजिए पहले। सो एक एग्जांपल से सारा डाउट अगर है तो वो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है, नया पुराना आज सब बिकेगा। इसमें हम चाहते हैं कि आप कंपेयर करें नॉन मेटालिक नेचर। सो सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये हमारे एक ही ग्रुप के थे। और अगर आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल जल्दी से रेफर कर लो तो पीरियोडिक टेबल में ये जो मैंने बनाया था सिलिकॉन के नेक्स्ट वाला, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इसमें आप देखिए कि आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों तो मेटेलॉइड हो चुके हैं। मेटेलॉइड ऐसे मेटेलॉइड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का ट्रांजिशन एक तरीके से समझ सकते हो, या आप ये समझ सकते हो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी जिसमें होंगी, ऐसे एलिमेंट को कहेंगे मेटेलॉइड्स। तो ऊपर देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, दे वर द नॉन मेटल्स। ध्यान से समझो, नॉन मेटल से पहुंचे मेटेलॉइड्स, तो मेटेलॉइड्स के बाद क्या आएगा? एक तरफ नॉन मेटल, दूसरी तरफ, तो बिस्मिथ जो है वो आपका मेटल हो जाएगा। अब बिस्मिथ इज अ मेटल, उसकी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है उसके अंदर में, तो मेटालिक प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिल गई। ऊपर से नीचे अब जब जा रहे हो आप, तो इसका मतलब समझो मेटल्स, नॉन मेटल से मेटेलॉइड, मेटेलॉइड से मेटल, यानी कि नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, then arsenic, antimony and bismuth. This will be the non-metallic nature। और अगर मेटालिक नेचर पूछ दूं तो ये जो आपने बनाया है इसका जस्ट अपोजिट आपको कर देना चाहिए। एक और एग्जांपल। सो एग्जांपल है हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनमें आप अगर कंपेयर कर पाए। और एक और देख लेंगे, उस से टीपो, उससे टीपो। So we have to compare the non-metallic nature. सो बेसिकली यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आप देखो आपका नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता जा रहा है। लिथियम बेरिलियम मेटल्स थे, बोरॉन वाज अ मेटेलॉइड, और मेटेलॉइड के बाद फिर आगे सब नॉन मेटल्स हो जाएंगे, लेफ्ट टू राइट आप जब जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में। देन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, ऊपर से नीचे जा रहे हो आप, ऊपर से जब आप नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो साइज बढ़ता जा रहा है। नाउ साइज के बढ़ने से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जा रही है, जिससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता जा रहा है। क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी रिमूव करने के लिए, यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो मेटालिक नेचर बढ़ने लगेगा, और अगर मेटालिक नेचर बढ़ने लगेगा तो नॉन मेटालिक नेचर घटने लगेगा। सीधे सीधे शब्दों में ऊपर से नीचे जाने पे नॉन मेटालिक नेचर कम होना चाहिए। वैसे भी आप देखिए टेलुरियम एंड पोलोनियम, दीज टू वेयर द मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल से मेटेलॉइड की तरफ आप पहुंच गए। तो ये हो गया नॉन मेटालिक नेचर कंपेयर करने का ट्रेंड। सो ज्यादातर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ज्यादातर तो मेटल्स हैं। अच्छा, यहां तक नोट कीजिए पहले। तो ये तो हमको समझ में आ गया, बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी लिख लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स, ज्यादातर तो मेटल्स थे। और नॉन मेटल्स लिमिटेड थे, तो नॉन मेटल्स पे ध्यान दिया जाए। अच्छा, जो मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स थे उनमें अगर आप देखोगे तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन सबको पता है इसका। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बताओ क्या होगा एक्सेप्शन यहाँ पे, बच्चे बच्चे को पता है। सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट किसके अलावा, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो होता है ये होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर आप इसको ठंडा कर दोगे, बहुत 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 ठंडा कर दोगे, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। इसमें एक और चीज जोड़ लेना, एक होता है गैलियम। नाउ गैलियम रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होता है, बट उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी कम है। तो अगर गैलियम जो है, तो गैलियम जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर के जस्ट ऊपर होती है। तो इसको अगर आप अपने हाथों पे रख के मुट्ठी बंद कर दोगे तो ये पिघल जाएगा, यानी बॉडी के टेम्परेचर से पिघल जा रहा है ये। सो 35 डिग्री, आई थिंक 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट लिख सकते हैं इसको याद रखने के लिए, मेल्ट्स ऑन कीपिंग इन हैंड। ये भी, अगर आप गैलियम को देखोगे तो ये भी एक मेटल होता है। याद करो गैलियम कहाँ था, तो कहे शिवजी सुनो पार्वती, यहाँ तो नहीं आया। बैंगन आलू गाजर इन थैला, यहाँ पे देखो गैलियम एल्यूमिनियम के नीचे है, बोरॉन मेटेलॉइड था, मेटेलॉइड के बाद एल्यूमिनियम मेटल, मेटल गैलियम भी मेटल, इंडियम भी मेटल। तो गैलियम जो है यहाँ पे वो मेटल है,
लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो मेल्ट नहीं होगा, लेकिन 35 डिग्री पे आप ले आओगे, यानी कि रूम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो होता है हम लोग का, उस पर अगर आप रखोगे तो गैलियम मेल्ट हो जाता है। तो ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है कि मरकरी लिक्विड होता है और गैलियम बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाथों पे रखने पे पिघलना शुरू हो जाता है। 35 डिग्री के आसपास आप याद रख सकते हैं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया मैंने, गलत हो जाएगा तो देख लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। अच्छा, देन बाकी सब सॉलिड होते हैं, उसमें कुछ कहने का है नहीं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लिमिटेड हैं आपके पास। नॉन मेटल्स में आप देखोगे तो आपके पास 22 नॉन मेटल्स हैं सिर्फ। इस 22 नॉन मेटल्स के अंदर में से 10 सॉलिड होंगे, देन इसमें से एक लिक्विड होता है, वन लिक्विड। बताओ कौन सा लिक्विड होता है? और बाकी बचे 11 नॉन मेटल्स आर गैस। हाँ, ये बच्चे बच्चे को पता है, मरकरी एक पता होता है, और एक लिक्विड नॉन मेटल में अगर पूछा जाए तो वो ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन लिक्विड Br2 होता है। वो Br2 जो होता है वो लिक्विड होता है, और ये रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देगा। लिख लो यहाँ पे, रेडिश, रेडिश कम ब्राउन ज़्यादा। रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन होगा। 10 सॉलिड, एक लिक्विड, और बाकी बचे हुए 11 जो होंगे दे आर गैसेस। जैसे O2, N2, हाइड्रोजन को भी आप नॉन मेटल कंसिडर करते हो, H2, इस तरीके से आप काउंट करोगे अगर। फिर नोबल गैसेस आप जितने हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब नॉन मेटल्स में ही कंसिडर किए जाएंगे। देन बचे मेटेलॉइड्स। कुछ है हमारे पास मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स वो जिनमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी होगी, या कुछ प्रॉपर्टी दोनों के जैसे नहीं होगी, अलग ही है बिल्कुल। तो हमारे पास मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं बोरॉन, लिख लीजिएगा, बोरॉन है। सिलिकॉन एक मेटेलॉइड होता है, काफ़ी फेमस है। जर्मेनियम, ये भी। आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटाइन। तो कितने हो गए टोटल? 8 मेटेलॉइड्स हो गए। तो लिख लेना, ये जिग जैग अरेंजमेंट में देखने को मिलता है, जिग जैग। बट आप जिग जैग अगर एकदम बिल्कुल आइडियली बनाने लोगे एक एक छोड़ के, तो वैसा भी नहीं है। जिग जैग बोलने के लिए है, बट आप देखिए अगर, तो यहाँ पे बोरॉन, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे वाला है जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी, टेलुरियम, टेलुरियम के नीचे वाला पोलोनियम, और उसके बगल वाला एस्टेटाइन। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटाइन, ये होते हैं मेटेलॉइड्स। लिख लेना यहाँ पे मेटेलॉइड्स के नीचे क्या होते हैं मेटेलॉइड्स, लिखो। सम प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टी, इधर जगह ही नहीं है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड some properties of non-metal. Such elements are called metalloids. ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए,
नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड देखिए कई तरीके के होते हैं, हम इंपॉर्टेंट कुछ काम के ही ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला ऑक्साइड हम देख रहे हैं एसिडिक ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड हो सकते हैं या बेसिक ऑक्साइड हो सकते हैं, एम्फोटेरिक हो सकते हैं या एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं। तो ये 4 तरीके के ऑक्साइड हम लोग यहां देखेंगे। सबसे पहला है एसिडिक ऑक्साइड। लिखिए द ऑक्साइड्स which dissolve in water to give acidic solution and can react with base and not with acid। तो ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होने के बाद एसिडिक सॉल्यूशन दें और बेस के साथ रिएक्ट हो जाए, बिकॉज एसिड एंड बेस रिएक्ट होते हैं, बट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होगा बिकॉज ये खुद एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा, बेस एसिड के साथ रिएक्ट होगा, एसिड एसिड का रिएक्शन नहीं होता। सिमिलरली बेस बेस का भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। अब कौन बनाते हैं एसिडिक सॉल्यूशन? तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जनरली oxides of non-metals are acidic in nature. Generally, oxides of non-metals are acidic in nature. So, example. For example, CO2 is a acidic oxide. कैसे पता मुझे? तो मैं अगर इसे वाटर से रिएक्ट कराऊं, देखो वाटर से रिएक्ट कैसे कराना है आपको। तो H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, CO2 में 1 कार्बन 2, तो जोड़ दो इनको। तो जोड़ दोगे जब आप प्रॉपरली तो आपको मिलेगा H2C और 3 ऑक्सीजन हो गए तो H2CO3। नाउ H2CO3 इज एसिड, इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। कार्बोनिक एसिड ये प्रेजेंट होता है कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे ही आप ओपन करते हो उसमें से बबल आउट होता है, तो वो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। तो एसिडिक नेचर जो खट्टापन है उसमें वो कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है। और जैसे ही आप इसे खोलते हो तो H2CO3 वापस से टूट जाता है टू गिव H2O और CO2, और वो CO2 फिर वो बबल आउट होता है। देखा है हमने, जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे तो आपको ये दिखेगा कि इसके अंदर में से ऐसे बबल्स निकल रहे हैं। ये बबल्स किसके हैं? H2CO3 इसके अंदर में था। जैसे ही आपने ओपन किया ये H2CO3 टूटता तो फिर मिला H2 और CO2, तो H2O तो अंदर ही रह गया लेकिन CO2 यहां से बबल आउट हो गया, तो आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये हुआ एसिडिक ऑक्साइड, वाटर में डिजोल्व करने पे एसिड मिल गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि SO2 क्या एसिडिक ऑक्साइड है, तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें वाटर ऐड कर दें। वैसे आप देखें नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली, सल्फर इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो जनरली एसिडिक नेचर का होता है। वाटर जोड़ के देखो तो आपको मिलेगा H2SO3। H2SO3 इज यस कार्बोनेटेड वाटर। जो सोडा आता है आ, वो भी, या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उन सब के अंदर में CO2 वाटर में डिजोल्व करके कार्बोनिक एसिड ही होता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि वो खट्टापन जो है, एक पर्टिकुलर खट्टापन जो है वो कार्बोनिक एसिड की वजह से ही आता है। कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं इसे। हाँ, तो H2SO3, सो H2SO3 इज एसिडिक एसिड, तो SO2 भी एसिडिक ऑक्साइड हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख सकते हैं SO3 का। SO3 में जब आप वाटर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहते थे। नाम चाहिए आपको?
तो लिख लो, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO3 को सल्फ्यूरस कहेंगे, सल्फ्यूरस एसिड। इसी तरीके से N2O5, ओके, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक से नहीं तो इधर उधर हो जाएंगे। फिलहाल हम एसिडिक ऑक्साइड्स तक ही बात करेंगे, फिर कभी फुर्सत होगा तो मैं बताऊंगा। N2O5 प्लस H2O क्या बनेगा, देखिए। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2HNO3। 2HNO3, दिस इज द नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब N2O5 इज अ एसिडिक ऑक्साइड। नोट कीजिए यहां तक। देन सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्साइड्स पे आते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, दे आर जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं। वैसे डेफिनेशन ये है कि ऐसे ऑक्साइड जो वाटर में डिजोल्व करने पे बेस्ड हैं। द लिख लो, द ऑक्साइड्स विच dissolve in water to give basic solution and can react with acid and not with base, can react with acid and not with base. Generally, oxides of non-metal, sorry, generally oxides of metal are basic oxides. So for example, we have Na2O, sodium oxide, K2O ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाटर ऐड करो और देखो क्या बनता है। सो ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर में डिसॉल्व करके बेसिक सॉल्यूशन दें, उनको कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। तो जब आप Na2O को वाटर में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, देखो, 2Na, 2O और 2H। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, NaOH, 2NaOH। K2O को वाटर में डिसॉल्व करें तो 2KOH। इधर मिलेगा CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH होंगे। मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल बनाएगा +2 चार्ज, यानी MgOH2, OH के ऊपर में -1 है। सो वाटर में डिसॉल्व करने पे बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक मतलब OH माइनस रिलीज कर सके, तो बेसिक सॉल्यूशन बन रहा है, इस वजह से बोलेंगे बेस, बेसिक ऑक्साइड। और बेसिक ऑक्साइड जनरली मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं, इनको कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। आप एक रिएक्शन देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें मैं वाटर ऐड कर दूं, वाटर नहीं HCl ऐड कर दूंगा। सो FeOH होल ट्वाइस, क्या FeO को वाटर में डिसॉल्व करने पे FeOH मिलेगा? तो FeO वाटर में डिसॉल्व होगा क्या?
डिजोल्व होना भी तो चाहिए, Na2O वाटर में डिजोल्व हो जाता है टू गिव NaOH। FeO अगर डिजोल्व होकर FeOH होल ट्वाइस दे तो बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है, बट FeOH होल ट्वाइस अगर डिसोशिएट ही नहीं हो टू गिव OH माइनस तो उसको बेसिक सॉल्यूशन नहीं कह सकते। मेटेलिक ऑक्साइड है, थ्योरेटिकली हाँ बेसिक ऑक्साइड होगा, बिकॉज Fe इज अ मेटल, मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होना चाहिए, बट रियलिटी में FeOH होल ट्वाइस बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होता, बिकॉज FeOH होल ट्वाइस टूटता नहीं है टू गिव OH माइनस। उस पर बाद में आएंगे, वो सब आगे की बातें, फिलहाल हम बेसिक पहचानना तो सीखें। सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl, दिस इज बेसिक ऑक्साइड, and here we have a acid. Basic oxide and acid will react to give CaCl2। अब आपने सॉल्ट बना लेना है, सॉल्ट बन गया तो बचा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जरूर वाटर बना होगा। इस तरीके से आप रिएक्शन भी करा सकते हैं बेसिक ऑक्साइड का एसिड से, इसी तरीके से एसिडिक ऑक्साइड का बेस से भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। हो गया। थर्ड टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हो, ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद करो जरा, बेसिक ऑक्साइड सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट हो सकता था, एसिडिक ऑक्साइड सिर्फ बेस से रिएक्ट हो सकता था, जबकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोनों से रिएक्ट हो सकते हैं। तो लिख लेंगे डेफिनेशन, ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। So zinc oxide, aluminium oxide Al2O3, then arsenic As2O3, then BeO Cr2O3, Ga2O3, Sb2O3, PbO, PbO2, SNO एंड SNO2। सो ये हमारे पास इतने ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको याद रखने हैं फिलहाल। ओके, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, क्रोमियम Cr2O3, गैलियम ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड। ऑक्साइड्स of metalloids are amphoteric in nature. Amphoteric in nature, oxides of metalloids are amphoteric in nature. So एक एग्जांपल देख लीजिए। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाँ जी, सो जनरली वही मैं कह रहा हूं ना, जनरली और ऑलवेज में अंतर होता है। जनरली मतलब कुछ केसेस में एक्सेप्शन हो सकते हैं, ऑलवेज अगर मैं लिखूंगा तो इसका मतलब है बिना एक्सेप्शन का है, हमेशा होगा। जनरली मतलब अक्सर ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है क्या, नहीं कह सकते, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, तो जनरली लिखा है यहाँ पे। अच्छा, एक एग्जांपल बता रहा था मैं, फॉर एग्जांपल आप देखिए, Al2O3 अगर है तो ये वॉट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl इज एसिड, और इसके साथ रिएक्ट होकर बनेगा AlCl3 प्लस H2O, तो एसिड के साथ रिएक्शन देख लिया आपने। इसी तरीके से आप Al2O3 को बेस के साथ भी रिएक्ट होता हुआ देख सकते हैं। NaOH एक बेस है, बेस के साथ रिएक्ट होगा टू गिव NaAlO2, इसको कहते हैं सोडियम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट।
सो ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी, उनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो आपने जितने यहाँ ऑक्साइड्स देखे हैं ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये सब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज amphiprotic, fourth one, amphiprotic oxide. Now, amphiprotic oxides are the oxides which can accept H plus and can release H plus। यानी कि ये ऐसे ऑक्साइड है जो H प्लस डोनेट भी कर सकते हैं और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिलीज भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए हमारे पास है H2O, तो H2O डिसोशिएट होके देगा H प्लस प्लस OH माइनस, तो H प्लस दे रहा है, ये डोनेट कर रहा है। अगर आप H2O में एक H प्लस ऐड कर देंगे, H प्लस ऐड करने के बाद ये बन जाएगा H3O प्लस। तो H प्लस डोनेट भी कर दिया, H प्लस एक्सेप्ट भी कर दिया, इसको कहते हैं एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड। नाउ हम पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में चर्चा करना चाह रहे थे यहाँ पे। पीरियोडिक ट्रेंड अगर हम देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इन अ पीरियड दैट इज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता था। और मेटालिक कैरेक्टर अगर कम होता जाता है तो आप देखेंगे कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और आप ये जानते थे कि मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होते थे वो बेसिक ऑक्साइड्स होते थे, और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते थे वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते थे। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक नेचर घट रहा है तो आप देखेंगे कि बेसिक ऑक्साइड्स जो है उनका नेचर भी एसिडिक की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि मेटल से आप नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हो तो आपके ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड से नॉन एसिडिक ऑक्साइड की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। तो वी कैन राइट दैट ऑन मूविंग left to right in a period, acidic character of oxide increases। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ने लगता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछें सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3 एंड Cl2O7। इसमें आप कंपेयर कीजिए बेसिक ऑर्डर, कंपेयर द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो कहना है कह लो। तो देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, Na2O जो था वो मेटालिक था या बेसिक था, Al2O3 एम्फोटरिक हो चुका था, और Cl2O7 जो था वो एसिडिक हो चुका था। तो आप बेसिक से एम्फोटरिक,
एम्फोटेरिक से एसिड की तरफ जा रहे हो, तो अगर बेसिक नेचर की बात करें तो सीधा सीधा ये हिसाब है कि फर्स्ट इसको 1 कह देता हूँ, 2, 3, 4, 5th, 6th एंड 7th। तो 1 सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। सबसे कम सबसे कम बेसिक नेचर 7th का होगा। एक चीज और ध्यान रखो कि Cl2O7 एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें अगर आप वाटर ऐड करोगे तो आपको मिलता है HClO4, और HClO4 जो है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विच इज नोन। HClO4। देखिए HClO4 और SO3 में वाटर ऐड करेंगे तो H2SO4, P2O5 में वाटर ऐड करेंगे तो H3PO4। इस तरीके से आपको एसिडिक नेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, बेसिक नेचर घट रहा है। तो ये हुआ लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्साइड्स का नेचर। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, सो इन अ ग्रुप ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपको ये देखने को मिलता था मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर से अगर हम बात करें तो मेटालिक नेचर मेटालिक नेचर बताओ क्या होता था? मेटालिक नेचर बढ़ता था क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी घटती थी। तो मेटालिक नेचर का घटना यानी कि नॉन मेटालिक नेचर का बढ़ना मतलब नॉन मेटालिक नेचर का घटना होगा। अगर मेटालिक नेचर बढ़ रहा है तो आप ये भी कह सकते हो कि ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड increases on moving top to bottom। और एसिडिक नेचर के बारे में क्या कह सकते हैं ऑक्साइड के? एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। सो लेट्स से आपको एक एग्जांपल दे दूं मैं। वी हैव लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड एंड सीसियम ऑक्साइड। इसमें आप बेसिक नेचर के बारे में बताइए। ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक नेचर बढ़ रहा है ऑक्साइड का, घट रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? सो लिथियम ऑक्साइड में अगर आप वाटर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा LiOH। सोडियम ऑक्साइड में ऐड करेंगे तो NaOH, फिर KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीसियम हाइड्रोक्साइड। यानी ऊपर से नीचे जाने पे आप ये देख रहे हैं कि मेटालिक नेचर बढ़ रहा है, यानी कि इसके ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। और बेसिसिटी अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन रुबिडियम इनमें अगर आपको हाइड्रोक्साइड्स में बेसिक नेचर बोले तो आप ये कह सकते हो दैट बेसिसिटी इंक्रीजेस। और इसमें अगर बेसिसिटी बढ़ रही है तो ऑक्साइड्स के अंदर में भी आप ये कह सकते हो कि ऊपर से नीचे जाने पे बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो बेसिसिटी बढ़ती चली जा रही है, तो एसिडिक नोट कीजिए यहां तक। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एसिडिक कैरेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो एक एग्जांपल देके? नोट कीजिए। सो लेट से आपसे पूछ लूं मैं Cl2O7, Br2O7 एंड I2O7, इसमें एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर कीजिए।
एसिडिक कैरेक्टर चाहिए मुझे। सो Cl2O7 में जब आप वाटर ऐड करते हो तो मिलता है आपको HClO4। आपको पता था कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। Br2O7 में वाटर ऐड करोगे तो HbRO4 एंड HiO4। अगर आपको ये याद था कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो आप सीधा सीधा कह सकते थे कि ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। और एसिडिक ऑक्साइड्स के टर्म में भी आप कह सकते हो कि Cl2O7 का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर आना चाहिए Br2O7 का, और फिर आना चाहिए I2O7 का। नाउ कई बार ऐसा भी होगा कि, यहां तक नोट करने के बाद लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ एन एलिमेंट इज मेकिंग ऑक्साइड in more than one in more than one oxidation state, then more is the oxidation number, more is the acidic character। अगर एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्साइड बना रहा है तो आपको यह देखने को मिलेगा कि जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का ज्यादा है वहां एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। सो एक एग्जांपल के लिए आपको बोला गया Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 एंड Cl2O7, इसमें एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है आपको। एक और एग्जांपल, MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3, Mn2O7। So we have to compare the acidic character in these two examples। एक और एग्जांपल लिखा देता हूं। अगर आपसे कहा जाए SO2 और SO3 में बताओ विच इज मोर एसिडिक। हो गया। तो हमने देखा ऑक्सीजन का -2 आएगा तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा यहाँ +1। Cl2O3 में ऑक्सीजन पे अगेन -2, क्लोरीन पे आता है +3। Cl2O5 ऑक्सीजन पे -2, क्लोरीन पे +5। Cl2O7 ऑक्सीजन पे -2 होगा तो -2 इंटू यानी क्लोरीन पे +7। आप देखिए जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी बढ़ता जाएगा। सेम यहाँ पे भी मैग्नीज पे यहाँ +2, +3, +4, +6 एंड +7। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। MnO2 जो है वो न्यूट्रल भी होता है, काफी हद तक न्यूट्रल होता है। SO2 एंड SO3 में सल्फर पे देखो +4, SO3 में सल्फर पे देखा तो +6। SO3 से बनेगा H2SO4, SO2 से बनेगा H2SO3।
एक छोटा सा रह गया था हिस्सा न्यूट्रल ऑक्साइड्स का। न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं ना बेस के साथ रिएक्ट होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, यानी कई केसेस में डिसॉल्व भी नहीं होते और या फिर रिएक्ट नहीं होंगे। सो इसको लिख सकते हैं विच प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। सो ऐसे ऑक्साइड्स जो न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें याद रखना है कौन कौन से। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड विच इज ऑल्सो पॉइजनस। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O and NO, एंड MnO2। MnO2 यहां जो हमने लिखा था ये भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। अच्छा, अगर पूछा जाए न्यूट्रल ऑक्साइड, a neutral oxide which is also known as laughing gas, a neutral oxide which is also known as laughing gas, कौन सा होगा वो? ओके, सो CO इज पॉइजनस, ऐसा न्यूट्रल ऑक्साइड जो पॉइजनस हो, ऐसा न्यूट्रल ऑक्साइड जो एनेस्थीसिया की तरह यूज करते हो या लाफिंग गैस की तरह यूज करते हैं। अच्छा।